हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं प्रियांशु और हम पढ़ रहे थे भारत की नदियां। तो दोस्तों हम भारत की नदियों के 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं और आज मैं आपके लिए चौथा पार्ट लेके आया हूं। इस पार्ट में हम प्रायद्वीपीय नदियों को देखेंगे। पिछले 3 पार्ट्स में हम सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी तंत्र, इन तीनों को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने वो वीडियो देखे होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इन तीनों वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों में हम दक्षिण भारत और मध्य भारत में बहने वाली नदियों को पढ़ेंगे। तो इन नदियों को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 2 पार्ट कौन कौन से? यहाँ पे इन नदियों का मुहाना 2 जगह पे बनता है, एक अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में। तो इसी आधार पर हम 2 भागों में पढ़ेंगे। हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों को बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये आपको मैप में तो पता ही होगा। बांग्लादेश की साइड जो है, बांग्लादेश के नीचे जो है वो बंगाल की खाड़ी है और गुजरात की साइड जो है वो क्या है, वो है अरब सागर। ठीक है, चलिए हाँ, हम पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे। उसके लिए मैं आपके लिए पहले से बना के ये लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं इसमें हम ये नदियाँ हैं। टाइम बचाने के लिए मैं इसको पहले से ही बना लिया हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है, इन नदियों को हम पढ़ने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होगा तो उस नदी का ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। चलिए इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर नदी को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। दोस्तों ये दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड से निकलती है। झारखंड में ही है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, और इसका जो बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र यानी जहाँ से ये निकल के जहाँ पे ये ख़त्म होती है, तो वो झारखंड और पश्चिमी बंगाल से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये इसका बहाव क्षेत्र हो गया। और दोस्तों इसके बारे में एक विशेषता है जो आप लोग याद कर सकते हो। विशेषता मतलब यही है कि ये झारखंड से निकलती है तो पश्चिमी बंगाल में जाके हुगली नदी में मिल जाती है। आपको पता होगा हुगली नदी क्या है। हुगली नदी बेसिकली गंगा नदी ही है। दामोदर नदी के बाद हम पढ़ेंगे स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, इसका उद्गम है रांची के पठार से। रांची का पठार भी झारखंड में है। ठीक है, तो ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी झारखंड से ही निकलती है। ओके, इसके बाद हम इसका बहाव क्षेत्र देखेंगे। दोस्तों मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग वो सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब आपको बुक्स में लिखा हुआ बहुत मिल जाएगा। वीडियोस के थ्रू हम इम्पोर्टेंट जो भी है वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वर्णरेखा नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो है झारखंड से निकल कर ये है उड़ीसा में जाती है। उड़ीसा से ये है पश्चिमी बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इसका बहाव क्षेत्र है। इसके बारे में इससे ज़्यादा और नहीं जानेंगे हम। इसके बाद हम बैतरणी नदी को देखेंगे। ठीक है, बैतरणी नदी का उद्गम स्थल है उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्योंझर नाम का एक पठार है, वहाँ पे यह वहाँ से ये निकलती है, तो वहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। इसका बहाव क्षेत्र सिंपली ये उड़ीसा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चूँकि ये सारी नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ही पड़ रहे हैं, तो ये सारी नदियाँ जाके बंगाल की खाड़ी में ही फाइनली गिरने वाले हैं। ठीक है, बैतरणी नदी के बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मणी नदी को। ठीक है, अब दोस्तों ब्राह्मणी नदी जो है वो 2 नदियों के संगम से बनती है, यानी कि 2 शाखाएं आती हैं, एक शंख नदी और दूसरी है कोयल नदी। ठीक है, ये दोनों नदियां जो हैं वो फाइनली आके एक दूसरे से राउरकेला में मिलती हैं और वहाँ से एक शाखा बनती है, नई नदी की शाखा बनती है जिसे ब्राह्मणी नदी कहते हैं। ये जहाँ पे मिलती हैं उसका नाम है राउरकेला। राउरकेला कहाँ पे है? राउरकेला उड़ीसा में है। तो वहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। उसके बाद ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और याद रखना, काम की बात बता रहा हूँ आपको। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये नदी कहाँ से निकलती है, तो झारखंड से निकलने वाली नदियों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो झारखंड से दोस्तों 3 नदियाँ निकलती हैं, मेनली 3 नदियाँ निकलती हैं। वो 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? उसमें पहली नदी है दामोदर नदी। ठीक है, और दूसरी नदी है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, और तीसरी नदी है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ये तीनों नदियाँ जो हैं वो झारखंड से ही निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे महानदी को।
ये इम्पोर्टेंट नदी हो सकती है, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं ठीक ठाक। महानदी जो है वो सिंघावा पहाड़ी यानी कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से ये निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी। यानी ये छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा से ये बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म हो जाती है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख लेना, उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये नदी कहाँ पे डेल्टा बनाती है? कटक में बनाती है। और कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसकी सहायक नदियाँ दो हैं, तेल नदी और जोंक नदी। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट हैं इसके बारे में, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी नदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लेना आप। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। तो इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान है, वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, इसका बहाव क्षेत्र क्या है? ये महाराष्ट्र से निकलती है, छत्तीसगढ़ में जाती है, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये वे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये इसका बहाव क्षेत्र हो गया। ये काफ़ी लंबी नदी है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई है, वो है 1465 किलोमीटर। काफ़ी लंबी नदी है। तो यही इसका दूसरा पॉइंट है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है गोदावरी नदी। ठीक है, इसके बाद ये भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। पहले नंबर की तो गंगा है ही, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है गोदावरी नदी, यानी कि ये दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की। इसके कुछ उपनाम हैं जिनमें इसको वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई भी स्किप मत करना। ठीक है, इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम इसकी सहायक नदियों को देख लेंगे। सहायक नदियों में इसकी 6-7 नदियाँ ऐसी हैं जो इसकी सहायक नदी हैं। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम बना के। तो ये मैं बना लेता हूँ गोदावरी नदी को। यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है। तो इसके बाद इसमें पहली नदी मिलती है पूर्णा नाम से। ठीक है, पूर्णा नाम से जो नदी मिलती है वो लेफ़्ट से मिलती है। लेफ़्ट से ही एक और नदी मिलती है प्राणहिता। प्राणहिता नदी मिलती है जो पेनगंगा, वर्धा और बेनगंगा का मतलब बेनगंगा, ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। उसके बाद जो धारा निकलती है उसको प्राणहिता कहते हैं, जो गोदावरी नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद एक और जो नदी है इसके बाद एक और नदी जो है वो है इंद्रावती, जो भी इसको लेफ्ट से मिलती है। इसके बाद एक और नदी है सबरी। तो यानी कि ये जितनी भी नदियां हैं ये सारी इसको लेफ्ट से मिलती हैं, राइट से सिर्फ एक नदी मिलती है जिसका नाम है मंजरा नदी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ सकता है कि राइट से कौन सी नदी मिलती है गोदावरी नदी में, तो वो है मंजरा नदी। इसके बाद एक और नदी है कृष्णा नदी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से। ठीक है दोस्तों, ये भी लंबी नदी है और इसका बहाव क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। तो इसका बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में फाइनली गिर जाती है। तो ये इसका बहाव क्षेत्र है। चलिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखिए मैं प्रायद्वीपीय भारत बोल रहा हूँ, भारत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, जो नीचे नीचे वाला पार्ट है ना, जो 3 साइड से जल से घिरा होता है, ऐसा भूमि का हिस्सा प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत जो है वो 3 साइड से जल से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली है गोदावरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। तो कोयना का यहाँ पे डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोयना नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायता करती है, यानी कि सहायक नदी है। इसके बाद हैदराबाद शहर जो है वो मूसी नदी के तट पर है। मूसी भी इसकी सहायक नदी है, इसलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद ये जो कृष्णा नदी जो है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है।
तो ये इसके 3-4 पॉइंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी है। कोयना नदी महाराष्ट्र की जीवनधारा कहलाती है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ये डेल्टा बनाती है। चलिए इसके सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। इसके बाद इसमें लेफ्ट से भीमा नदी मिलती है। एक और नदी मिलती है लेफ्ट से ही, मूसी नदी, ठीक है। ये दो नदियां हैं जो इसको लेफ्ट से मिलती हैं। इसके बाद राइट से मिलेगी कोयना नदी, उसके बाद घाटप्रभा, ठीक है। इसके बाद मिलेगा मालप्रभा नदी, ठीक है। और उसके बाद मिलेगा तुंगभद्रा नदी, ठीक है। और ये जो तुंगभद्रा नदी जो है वो दो नदियों का संगम है, तुंग और भद्रा, ठीक है। ये दो नदी रेखा होती हैं, वो मिलके तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं। तुंगभद्रा नदी दो नदियों के संगम से बनती है, तुंग और भद्रा। आप अच्छे से इसको याद कर लेना दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे कावेरी नदी को। तो कावेरी नदी जो है उसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक से निकलती है ये। इसका बहाव क्षेत्र है कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इसके बाद इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट विशेषता है वो है यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, ठीक है। और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट बन जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। दक्षिण भारत की गंगा जो है वो है कावेरी नदी और दक्षिणी गंगा जो है वो है गोदावरी नदी। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों को, ठीक है। यानी कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं, अब हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले हम लूनी नदी को पढ़ेंगे, ठीक है। लूनी नदी अजमेर से निकलती है। अजमेर राजस्थान में है, वहाँ पे अरावली पहाड़ी है, वहाँ से लूनी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। इसके बाद हम इसका बहाव क्षेत्र देखेंगे। इसके बहाव क्षेत्र में ये राजस्थान में तो निकलती है, राजस्थान से ये गुजरात में जाती है और वहाँ पे कच्छ का रण है, वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि गुजरात के कच्छ के रण में जाके लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या है, ये मरुस्थली क्षेत्र में बहने के कारण इसको मरुस्थली नदी कहते हैं। आपको पता ही होगा राजस्थान में तो रेगिस्तान ही है पूरा, तो वहाँ पे मरुस्थल है और वहाँ पे ये नदी बहती है, इसकी वजह से इसको मरुस्थली नदी कहते हैं। इसके बाद हम साबरमती नदी को देख लेते हैं। ये उदयपुर ज़िले से निकलती है, ये भी राजस्थान में है। उदयपुर ज़िले में अरावली पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। इसके बाद हम इसका भी बहाव क्षेत्र देख लेंगे। तो ये भी राजस्थान से निकलती है, गुजरात में जाती है और उसके बाद खम्बात की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। इसके बाद हम इसका एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दो शहर हैं गुजरात के, अहमदाबाद और गांधीनगर, ये दोनों ही साबरमती नदी के तट पर हैं। तो ये आप याद कर लेना अच्छे से, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों ही साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। इसके बाद हम माही नदी को पढ़ेंगे, ठीक है। माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, और ये पर्वत श्रेणियाँ मध्य प्रदेश में हैं। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ से माही नदी का उद्गम स्थल है। और इसका बहाव क्षेत्र हम लोग देख लेंगे। ये एमपी से निकलकर राजस्थान में आती है, फिर गुजरात से होके खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इसका बहाव क्षेत्र है। इसके बाद हम माही नदी की विशेषताएं देख लेंगे। तो माही नदी की सबसे खास विशेषता यह है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद कर लेना। माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे नर्मदा नदी को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढालों से, और अमरकंटक पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से ये निकलती है। इसके बाद ये एमपी से निकलकर महाराष्ट्र में जाती है और फिर गुजरात से होते हुए खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। एमपी का इसके पानी पे 87% अधिकार है, महाराष्ट्र का 1.5 और गुजरात का 11.5। ये अनुपात एक एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं सोचा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। इसको एमपी की जीवन रेखा भी कहते हैं, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी याद कर लेना। और ये जो है वो भ्रंश घाटी से होके बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य ये नदी बहती है, ठीक है। इसलिए ये 2 घाटियों के बीच बहने के कारण इसको भ्रंश घाटी वाली नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद ये जो नदी जो है
वो नर्मदा और सोन नदियाँ ऐसी हैं जो एक ही स्थान से निकलती हैं। दोनों कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, लेकिन विपरीत दिशा में चलती हैं। तो ये इन दोनों नदियों की खास विशेषता है। एक ही स्थान से दोनों नदियाँ निकलती हैं, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। ठीक है। जो सोन नदी है वो गंगा नदी में जाके मिल जाती है, और नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में आके गिर जाती है। तो ये अच्छा पॉइंट है, आप याद कर लेना। इसके बाद एक और पॉइंट जो है वो ये है कि एमपी का जो जबलपुर शहर है वो भी इसी नदी के तट पर है, यानी कि नर्मदा नदी के किनारे ही एमपी का जबलपुर शहर बसा हुआ है। तो ये थी नर्मदा नदी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ताप्ती नदी को। ठीक है। ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से। मध्य प्रदेश के बैतूल से ज़िले से ये निकलकर इसका बहाव क्षेत्र आगे महाराष्ट्र और गुजरात से जाते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है ये नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र, गुजरात और खंभात की खाड़ी तक अपना सफ़र तय करती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसकी देख लेते हैं विशेषता। ये भी भ्रंश घाटी से होके बहती है। ठीक है। भ्रंश घाटी से होके बहती है। और सूरत जो शहर है ये भी ताप्ती नदी के तट पर है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक लाइन, सूरत, सूरत और ताप्ती, तो सूरज तपता है। सूरज से बन जाएगा सूरत और तपता से बन जाएगा ताप्ती। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो सूरत जो शहर है वो ताप्ती नदी के तट पर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मांडवी नदी को। ठीक है। मांडवी नदी जो है वो कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से निकलती है। ठीक है। कहाँ से निकलती है मांडवी नदी? कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। तो ये कर्नाटक से निकलती है, उसके बाद ये गोवा में जाते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। और एक और जिसका मांडवी नदी का जो खास पॉइंट है वो ये है कि गोवा की राजधानी जो है पणजी। पणजी कहाँ की राजधानी है? गोवा की। तो पणजी जो है वो मांडवी नदी के ही तट पर स्थित है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रख लेना। इसके बाद 2-4 नदियाँ और हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। जुआरी नदी जो है वो गोवा से निकलकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इसके बाद 2 नदियाँ ऐसी हैं जो कर्नाटक से निकलती हैं। वो दोनों नदियाँ कौन सी हैं? शरावती और गंगावेली नदी। ये दोनों नदियाँ जो हैं वो कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर में जाके ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ भी आप, ये जो लास्ट की मैं 4-5 नदियाँ बता रहा हूँ इनका आप सिर्फ उद्गम स्थान याद रखना, किस जिले से ये निकलती हैं, सिर्फ ये याद रखना। और अरब सागर में गिरती हैं या बंगाल की खाड़ी में, ये भी याद रख लेना। तो पेरियार नदी जो है वो केरल की नदी है, केरल से निकलती है और अरब सागर में जाके ख़त्म हो जाती है। भरतपुजा नदी जो है वो तमिलनाडु से निकलती है और केरल से होते हुए अरब सागर में जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये था दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ये लास्ट की जो कुछ नदियाँ हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका बस आप उद्गम स्थल याद कर लेना और स्टेट याद कर लेना। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा नदियों वाला चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने 90% सब कुछ कवर कर दिया है इसमें। फिर भी जीके तो ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो आप लोग और पढ़ते रहिएगा। हम लोग इसके पार्ट 3 पहले देख चुके हैं। पार्ट 3 में हम सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो में हमने देखा था प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। तो इस प्रकार हमने पूरा ये नदी वाला चैप्टर फिनिश कर लिया है। इसके 4 वीडियो हैं। 4 वीडियो को आप या तो अभी देख लीजिए, डबल स्पीड पे करके देखिए, कैसे भी देखिए, आपको ये आपका प्रॉब्लम है। मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया। आप लोग को अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।